आज की कहानी का नाम है पद्मावती की पहेलियाँ और बुद्धिमान मित्र। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया और विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम भी दौड़ते हुए शमशान में पहुंच गया और बेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। बेताल पेड़ से उतरकर भागने लगा तो विक्रम ने बेताल को दबोच लिया। दोनों के बीच फिर मल्लयुद्ध हुआ। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, विक्रम तो नहीं मानेगा तू, मुझे उस दुष्ट योगी के पास ले जाकर ही रहेगा। तो धुन का पक्का है, जो मन में विचार आ गया उसे पूरा करके ही रहेगा, मगर भूलना नहीं, एक शब्द भी बोला तो मैं छूमंतर उड़कर वापस अपनी जगह पर चला जाऊंगा। रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। बड़ी पवित्र नगरी है काशी, सुना है शिव जी के त्रिशूल पर बसी है। उसी नगर के राजकुमार ब्रज मुकुट और दीवान के बेटे में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और साथ साथ शिकार करने जाते। एक समय की बात है, दोनों नगर के बाग में घूम रहे थे। राजकुमार बोला, मित्र कितनी शांति है यहाँ पर। मित्र बोला, आज ही इतनी शांति है, रोज इतनी शांति नहीं होती। राजकुमार बोला, चलो और आगे घूम के आते हैं। मित्र बोला, तुम जाओ, मैं यहीं थोड़ी देर आराम करूंगा। राजकुमार आगे घूमने निकल गया। थोड़ी दूर पर कुछ युवतियां आंख मिचोली खेल रही थीं। राजकुमार जब वहां से गुजरने लगा तो जिस युवती की आंख पर पट्टी बंधी थी उसने गलती से राजकुमार को पकड़कर बाहों में भर लिया। जब उसने पट्टी हटाई वो शर्मा गई। राजकुमार ने उस युवती से नाम पूछा तो उसने एक कमल का फूल उठाकर अपने अंग से लगाया और बोली, ये है मेरा नाम। राजकुमार बोला, आपको देखते ही मुझे आपसे प्रेम हो गया। सीधे सीधे अपना नाम बताओ, पहेली मत बुझाओ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो ये बताओ। तब युवती ने अपने कान से कर्णफूल निकालकर अपने पैरों के नुपुर से लगाकर संकेत किया। राजकुमार बोला, अब इसका क्या अर्थ है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तब उस युवती ने अपने हाथ से दांत निकालकर बाहर फेंकने का संकेत किया। राजकुमार बोला, क्या तुम किसी बात का सीधे सीधे बोलकर जवाब नहीं दे सकती हो? वो युवती बोली कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो इन पहेलियों को बूझकर मुझे ढूंढ लेना। ऐसा बोलकर वो युवती अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। राजकुमार ने अपने मित्र के पास आकर सारी घटना सुनाई। राजकुमार बोला, मित्र, मुझे उस युवती से प्रेम हो गया है और मुझे उसी से विवाह करना है। मित्र, इन पहेलियों को हल करने में मेरी सहायता करो। मित्र बोला, चलो अभी हल करते हैं ये पहेली। नाम पूछने पर उसने कमल के फूल को अपने अंग से लगाया। कमल के फूल को पद्म भी कहते हैं और उसने कमल को अपने अंग से लगाया। इसका अर्थ है उसका नाम कमलावती या पद्मावती है। पता पूछने पर उसने अपने कर्णफूल अपने नुपुर से लगाए। इसका अर्थ है वो कर्णपुर की रहने वाली है। और अपने हाथ से दांत निकालकर फेंकने का अर्थ है कि उसके पिता दंतवेद हैं। तो इसका मतलब है पद्मावती के पिता कर्णपुर में दांत उखाड़ने का काम करते हैं। राजकुमार बोला, वाह मित्र, तुमने तो तीनों पहेलियां हल कर दी। चलो फिर कर्णपुर चलकर पद्मावती को ढूंढते हैं। शिकार के बहाने से 4-5 दिन के लिए चलते हैं। दोनों मित्र कर्णपुर पहुंचकर एक वृद्ध स्त्री से कहते हैं, माँ जी, हम परदेसी हैं और ये नगर घूमने आए हैं। क्या रात को ठहरने के लिए यहाँ कोई धर्मशाला मिलेगी? हम यहाँ 4-5 दिन रहेंगे। वृद्ध स्त्री बोली, अरे बेटा, जो 2-4 दिन ठहरना है यहीं ठहर जाओ। जो सेवा कहोगे कर दूंगी, जो दूसरों को दोगे वो मुझे दे देना। दोनों मित्र वृद्ध स्त्री की बात मानकर उसके घर में ही ठहर गए। स्त्री ने उनसे पूछा, पहली बार आए हो? नगर में किसी से जान पहचान है क्या? राजकुमार बोला, हाँ, एक से पहचान है। उसका नाम कमलावती या पद्मावती है और उसके पिता दांत के वैद्य हैं।
वृद्ध स्त्री बोली, अच्छा वो पद्मावती? अरे उसको तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है, उसकी माँ नहीं रही। तब उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए मुझे दाई के तौर पर रखा। अब तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी है। ये सुनकर राजकुमार उस वृद्ध स्त्री के द्वारा अपना संदेश पद्मावती तक पहुंचाते हैं। वृद्ध स्त्री पद्मावती को बताती है कि आंख मिचौली के खेल में जिस राजकुमार से तेरी आंखें लड़ी थी वो नगर में आ चुका है और तुझसे मिलना चाहता है। वो तुझसे बहुत प्रेम करता है। तीनों पहेली उसने बूझ ली हैं, अब मिल ले उससे। पद्मावती ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, पहले वो एक और पहेली बूझेंगे तब मैं मिलूंगी। तब पद्मावती ने अपनी 4 उंगलियों में चंदन लगाकर उस वृद्ध स्त्री के गाल पर उंगलियों के निशान बना दिए और अपनी सहेली से बोली कि माँ जी को पिछली वाली खिड़की से बाहर कर दो। वृद्ध स्त्री ने पूछा, बेटी इसका क्या मतलब हुआ? पद्मावती बोली, माँ जी अगर वो समझदार होंगे तो जरूर समझ जाएंगे। वृद्ध स्त्री ने राजकुमार के पास आकर सब बता दिया। राजकुमार बोला, क्या मतलब है इसका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा पहेलियों में बात करती है। मित्र बोला, अगर पहेली हल नहीं करेगा तो पद्मावती से कैसे मिलेगा? चल सोचते हैं। 4 उंगलियां मतलब हुआ चतुर्थ, यानी चतुर्थी का चांद। लेकिन आज तो 10वीं है। मित्र बोला, अब मैं समझ गया। आज से 4 दिन बाद जब चांद निकलेगा तब पीछे वाली खिड़की पर वो मिलेगी। तुम आज से 4 दिन बाद वहां पहुंच जाना। तब राजकुमार 4 दिन बाद चांद निकलने पर पद्मावती के घर पिछली वाली खिड़की पर पहुंच गया और खिड़की से अंदर पद्मावती के कमरे में पहुंच गया। राजकुमार को देखकर पद्मावती बोली, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। राजकुमार बोला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हें ले जाने आया हूँ। पद्मावती बोली, इतनी जल्दी क्या है, अब तो हम दोनों साथ ही हैं। राजकुमार वहीं पद्मावती के घर पर ही रुक गया। उधर उसका मित्र वृद्ध स्त्री से बोला, राजकुमार को 3 दिन हो गए, वापस ही नहीं आ रहा। हम घर पर बोलकर आए थे कि 4 दिन में लौट कर आ जाएंगे, पता नहीं कब वापस आएगा। तभी उस राज्य के सैनिक एक स्त्री को पकड़कर लाते हैं और उसको धक्का देकर नगर के बाहर फेंक देते हैं। मित्र ने वृद्ध स्त्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? वृद्ध स्त्री बोली, बेटा इस राज्य के नियम बड़े विचित्र हैं। जिस भी स्त्री के चरित्र पर शंका हो उसे नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता है। मित्र बोला, बड़ा विचित्र नियम है इस राज्य में। अच्छा तो मैं राजकुमार का पता लगा के आता हूँ। मित्र पद्मावती के घर राजकुमार को बुलाने गया तो वहां राजकुमार पद्मावती के दाहिने हाथ पर कमल के फूल का चित्र बना रहा था। तब मित्र बोला, राजकुमार घर पर 2-4 दिन का बोलकर आए थे, अब रिश्ता तय कीजिए, घर चलें और धूमधाम से बारात लेकर आएं। राजकुमार और मित्र पद्मावती के पिता से विवाह की बात करते हैं तो पिता कहते हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ का राजा पद्मावती से विवाह करना चाहता है। पद्मावती बोली, पिताजी मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। राजकुमार अपनी तलवार निकालकर बोला कि मैं पद्मावती को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा, उसके लिए चाहे राजा से युद्ध करना पड़े। मित्र बोला, राजकुमार आवेश में आने से कोई फायदा नहीं, जैसे और पहेलियां हल की हैं इसका भी कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। मित्र को तभी एक उपाय सूझा। मित्र रात को चोर का भेष बनाकर पद्मावती के घर गया और पद्मावती के सारे आभूषण चुरा लाया। पद्मावती के पिता ने राजा के दरबार में जाकर राजा को पद्मावती के आभूषण चोरी होने की जानकारी दी और चोर को पकड़ने का आग्रह किया। राजा ने सैनिकों से चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया। मित्र एक साधु का भेष बनाकर नगर में उन आभूषणों को बेचने के लिए आया और राजा के सैनिकों से बोला, बेटा हम ठहरे योगी इस नगर में किसी को जानते भी नहीं, मुझे ये आभूषण बेचने हैं, जो इनको खरीद ले उनकी दुकान कहाँ है? आभूषण देखकर सैनिक योगी को राजा के दरबार में लाया। राजा ने पद्मावती के पिता को दरबार में बुलाकर पूछा, क्या ये आभूषण पद्मावती के हैं? पिता ने आभूषण पहचान लिए। राजा ने पूछा, योगी राज आपको ये आभूषण कहाँ से मिले? योगी बना मित्र बोला, राजन हम तो योगी हैं,
आपके नगर में शमशान में तपस्या कर रहे थे तो एक सुंदर कन्या इन आभूषणों को पहनकर आई और हमें रिझाने लगी। हमारा ध्यान, हमारा सत, हमारी तपस्या को भंग करने लगी। वो जो चाहती थी हम उसको नहीं दे सकते थे। राजन, योगी जो ठहरे, हमें स्त्री सुख से क्या मतलब, पर जब वो हमारे पीछे पड़ गई तब हाव भाव दिखाकर हमें परेशान करने लगी, तब हमने उसके ऊपर प्रहार कर दिया और उसके आभूषण निकालकर उसको भगा दिया। उस पापिन के, उस कुलक्षणी के, उस कुलटा के आभूषणों को लेकर हम क्या करते? नगर में बेचने आए तो आपके सैनिक यहाँ ले आए। राजा ने योगी उसे उस कन्या की पहचान पूछी तो योगी ने बताया कि उसके दाहिने हाथ पर कमल का फूल गुदा था। पद्मावती को राज दरबार में बुलाया गया और पद्मावती के हाथ पर कमल का फूल देखकर राजा ने पद्मावती को नियम अनुसार नगर से बाहर निकालने का आदेश दिया। सैनिकों ने पद्मावती को नगर से बाहर निकाल दिया। राजकुमार मित्र के कहे अनुसार नगर के बाहर पद्मावती का इंतजार कर रहा था। तब राजकुमार पद्मावती को लेकर अपने मित्र के साथ वापस अपने नगर आ गया और पद्मावती से बड़ी धूमधाम से विवाह कर लिया। बेताल बोला, विक्रम, सुन ली कहानी? मनुष्य का जीवन कितनी विचित्र घटनाओं से भरा है और हर घटना मनुष्य के चरित्र की परख है जो कभी कभी उसको बदल भी देती है। अरे तू तो बड़ा समझदार है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कि इस कहानी में दोषी कौन, किसकी गलती बड़ी, किसका पाप बड़ा? विक्रम बोला, राजा की गलती सबसे बड़ी। पाप उसने किया। बेताल बोला, क्यों? दीवान के बेटे की क्यों नहीं? विक्रम बोला, अरे बेताल, दीवान के बेटे ने तो वो किया जिसमें उसके दोस्त का भला था। राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, पर राजा ही सबसे बड़ा दोषी है। उसने पद्मावती पर आरोप लगाकर देश निकाला देते समय ये भी विचार नहीं किया कि वो अपराधी है या नहीं। उसने पूरी जांच किए बिना उसको सजा दी और बेताल जो बिना पक्के प्रमाण के दंड देता है वो स्वयं अपराध करता है और पाप करता है। बेताल बोला, विक्रम, बिल्कुल ठीक कहा, क्या सुंदर न्याय किया तूने। अरे तुम तो न्याय करने वाले न्यायविदों के भी परम न्यायी हो, मगर अब मैं क्या करूं? तुम बोले, मैं चला। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधों से उड़ गया। विक्रम बोला, बेताल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, विक्रम, यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे वश में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर से उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।